सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज 50 प्रश्नों के माध्यम से पूरी सामान्य ज्ञान को कवर किया जाएगा। यानी कि सामान्य ज्ञान के हर एक टॉपिक से साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं। तो 50 प्रश्न आपके सामने आएंगे। इन 50 प्रश्नों में से आपका टारगेट जो होना चाहिए साथियों, वो 20 से 22 का होना चाहिए। यानी कि इससे कम साथियों किसी भी हालत में आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है। तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? चेकों द्वारा वनों का विकास होता है, या बैंकों द्वारा पर्यावरणीय कार्यक्रम शुरू करना होता है, या बैंकों द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण के वित्त प्रदान करना होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो अगर बात करें साथियों, ग्रीन बैंकिंग का मतलब यह होता है कि अगर साथियों बैंक क्या काम करे, जो बैंक में डेली के काम होते हैं, दैनिक जो कामकाज होते हैं, उनको पेपरलेस करना, उनको कागज रहित बनाना, यही साथियों जो है वो ग्रीन बैंकिंग का एक उद्देश्य होता है और यही ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है। तो इसमें ऐसा इस प्रकार का ऑप्शन तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न। चलिए, तो यहां पर आपको बताना है कि प्रसिद्ध समाज सेविका जिनका नाम है मेधा पाटेकर, ये किस आंदोलन से संबंधित है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहां पर आपको ध्यान रखने, नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये संबंधित हैं, जिनका नाम है मेधा पाटेकर। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं साथियों 21 सितंबर की, तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की ग्रिम्प झींगा राजधानी कहा जाता है? यानी कि भारत की ग्रिम्प राजधानी किसे कहा जाता है, या झींगा राजधानी किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि झींगा का भी उत्पादन होता है। तो झींगा के उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है साथियों? आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में। कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में होता है। इसलिए साथियों नेल्लूर को क्या कहा जाता है? भारत की ग्रिम्प राजधानी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ कहाँ करता है, बताइए। जो पत्ता गोभी है साथियों, खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, पत्तियों में करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो इंग्लैंड में जो साथियों जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसको इसके द्वारा वॉरेन हेस्टिंग पर, किस पर? वॉरेन हेस्टिंग पर साथियों जो है वो क्या चलाया गया था? महाअभियोग चलाया गया था। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखिए बात करें, जो 1939 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, त्रिपुरा अधिवेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी से साथियों कुछ मतभेद हो गया था सुभाष चंद्र बोस का। और इसी मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। और ये प्रश्न साथियों बन गया, कई सारी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है, और सभी का आंसर यहाँ पर बी के साथ है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? यानी कि लोकसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था। इसको लोकसभा नाम कब दिया गया? तो 14 मई 1954 को इसको ये नाम दिया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को आप सभी लोग लाइक करके एक बार क्लास को शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अवश्य शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ, और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए।
पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा। अच्छा, भारत में सबसे लंबा बांध है कहां पर, तो ओडिशा में ही स्थित है। ओडिशा में एक नदी है महानदी। अब इस महानदी पर ही साथियों कौन सा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपसे अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर है। कहां पर है, तो ओडिशा में। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए, तो यहां पर बात करते हैं साथियों, जैन विद्वान कौन था। हरिविजय सूरी इनका नाम था। तो हरिविजय सूरी एक जैन विद्वान थे और इनका अकबर के द्वारा साथियों बहुत ही सम्मान किया जाता था। अगर बात करें, अकबर ने इनको एक उपाधि भी दी थी। क्या उपाधि थी, जगत गुरु की उपाधि। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई, तो हरिविजय सूरी को दी गई। दोनों बातें, दोनों प्रश्न, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पूना पैक्ट की जब बात करते हैं तो कब हुआ था, पहली बात आपको ध्यान रखना है 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था साथियों, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और सभी का आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था, तो 1932 में। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, आपसे पूछा जा रहा है। कागज, डीडीटी, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक। देखिए, जैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको जैव निम्नीकरण कहा जाता है। अब इसमें जैव निम्नीकरण का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो जो कागज होता है ये जैव निम्नीकरण का ही उदाहरण होता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है। तो अगर बात करें, नॉर्मली वैसे जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है, लेकिन अब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा अगर पुष्प के और भाग साथियों अन्य भाग भी सहायता करते हैं तो उसे असत्य फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असत्य फल कहा जाता है। तो इसमें से असत्य फल कौन सा है, काजू जो है वो असत्य फल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें, केला है, आम है, केला है, आम है, बादाम है, ये सारे के सारे सत्य फल कहलाते हैं, लेकिन काजू आपका असत्य फल कहलाता है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसका हिस्सा किसका हिस्सा है, नॉर्वे का है या कनाडा का है, डेनमार्क का है या उत्तर अमेरिका का, बताइए। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रीनलैंड जो है ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ग्रीनलैंड है ये आर्कटिक और अटलांटिक सागर के बीच में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये हिस्सा है किसका, तो डेनमार्क का ये हिस्सा है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का जो प्रश्न है कि किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं, बताइए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि जो केराटिन होता है, केराटिन क्या है, ये रेशेदार प्रोटीन होता है भाई, ठीक है। ये प्रोटीन जो होता है ये बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन आदि इसमें पाए जाते हैं। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। बताने की कोशिश करेंगे कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। पृष्ठीय तनाव की वजह से, श्यानता की वजह से, प्रत्यास्थता की वजह से या वर्पण की वजह से, बताइए। चलिए देखिए, जब आपस में जो चीज चिपक जाते हैं, आपस में क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच जो है वो संसंजक बल कार्य करने लगता है। तो इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई, पृष्ठीय तनाव आंसर हो जाएगा। पृष्ठीय तनाव की वजह से ही पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र साथियों, पूर्वी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है, ग्लासलैंड है या भूमध्य सागर है। शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे, बताइए भाई। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, जो भूमध्य सागर है ये शराब और शैंपेन के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। आंसर इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का जो प्रश्न है कि सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज को अपनाया था, तो बिहार ने, राजस्थान ने, गुजरात ने या आंध्र प्रदेश ने। सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों, 2 अक्टूबर 1959 में साथियों प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही राजस्थान के नागौर जिले में साथियों क्या किया गया, पंचायती राज को सबसे पहले अपनाया गया। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही हैं। उसके बाद देखिए, सूर्य से ऊर्जा हमें किस प्रक्रिया से मिलती है, प्रकाश संश्लेषण, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या सौर विकिरण, बताइए।
तो सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है साथियों, ये नाभिकीय संलयन की वजह से मिलती है, इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका ऑप्शन नंबर सी आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, देखिए अगर बात करें तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब अच्छा, किसको भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रपति जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो इनकी योग्यता रखते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले बंदे को, व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है, या अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 76 के 1 में लिखा है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, जादू घोड़ा का संबंध किससे है? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। देखिए, जादू घोड़ा है कहां पर? तो जादू घोड़ा झारखंड में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है साथ ही जादू घोड़ा में, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला नंबर का प्रश्न। चलिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे लॉर्ड रिपन का नाम, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। जो लॉर्ड रिपन थे साथी, उनके कार्यकाल में 1882 में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी, इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस उर्वरक निर्माता कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनी यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया है? बताइए। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? इफ्को ने, ट्राइफेड ने, नाफेड ने, एग्रो फर्टिलाइजर ने? किसने किया है? ये आपसे साथियों प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? इफ्को के साथ आपका आंसर जाएगा। आपको ध्यान रखना है किस उर्वरक निर्माता कंपनी ने, तो इफ्को ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनी यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि जीआई प्रमाणित भालिया भालिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है? तो भालिया गेहूं साथियों कहां पर है, कहां पर उगाया जाता है, कहां पर इसकी पैदावार है? तो गुजरात में है। इसलिए साथियों किस राज्य से संबंधित है भालिया गेहूं? गुजरात से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि सूर सरांबर को रामसर साइट घोषित किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सारांबर को रामसर साइट घोषित किया गया है, ये यूपी में स्थित और यूपी के आगरा में स्थित है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो अलग आंसर होगा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो आंसर अलग हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। लेकिन अगर भारतीय कहीं पर ना दिया हो तो एनी बेसेंट उस स्थिति में आपका उत्तर हो जाता है। ये दोनों ही बातें, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आंसर जिनका ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? आपसे साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए अगर बात करें 1930 की, तो 1930 में जो गांधी जी ने दांडी पहुंचे थे, और वहीं पर साथियों इन्होंने नमक कानून तोड़ा था और सिविल अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो पूछा जाता है कि सिविल अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो दांडी से की थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका आंसर भाई डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे त्रिपुरा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, या हिमाचल प्रदेश है। तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। चलिए, क्या आपको ध्यान रखना भाई, स्टार लगाकर, ये स्टार वाला ही प्रश्न है, स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन कौन से हैं, बताइए। भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, इसके बारे में साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो जो पारदीप है और हल्दिया है, ये भारत के कहां पर स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि इटाई इटाई रोग जो होता है किससे होता है? आर्सेनिक से होता है, रेडियो सक्रिय तत्व से होता है, कैडमियम से होता है, या कोबाल्ट से होता है? तो साथियों किसके द्वारा होता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए,
तो जो इटाई इटाई रोग होता है इससे क्या हो जाता है साथियों, इससे जो हमारे शरीर के मानव के शरीर के जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें दर्द पैदा हो जाता है और जो हड्डियां होती हैं साथियों वो कमजोर होने लगती हैं और किडनियां जो हैं वो खराब हो जाती हैं साथियों दोनों। ठीक है, इटाई इटाई रोग की जब हम बात करते हैं साथियों तो ये कैडमियम से संबंधित है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि नोट छापने का कागज बनाने के लिए कारखाना जो है वो कहां पर स्थित है। प्रयागराज में, होशंगाबाद में, सिरायपुर में या नेपानगर में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथ ही नोट छापने का जो कागज बनाने के लिए कारखाना है वो नेपानगर में स्थित है। तो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, विद्युत धारा का आधा होता है या विद्युत धारा के बराबर होता है साथियों, बताइए। चलिए देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है, तो इसमें दो बिंदुओं के बीच साथियों विभवांतर को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टाने धात्विक खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं, बताइए। धारवाड़ चट्टाने, गोंडवाना चट्टाने, कुडप्पा चट्टाने या विंध्य क्रम चट्टाने। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो धारवाड़ चट्टाने साथियों होती हैं, ये धारवाड़ चट्टाने धात्विक खनिजों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेवी कृपलानी ने की थी, अवाड़ी अधिवेशन की अध्यक्षता, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए यहाँ पर पहली बात आपको ध्यान रखना है, जो अवाड़ी अधिवेशन था साथियों इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नवल राय ढवेर ने की थी। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो साथियों M.A. अंसारी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, नेल्ली सेन गुप्ता ने की थी। लेकिन जब बात करते हैं मेरठ अधिवेशन की, तो मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जेवी कृपलानी ने की थी। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भाई। उसके बाद देखिए जो अगले नंबर का प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक किस विभाग का निर्माण कराया था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किस विभाग का निर्माण कराया गया था, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जो यहाँ पर है वकील सुल्तान विभाग की स्थापना महमूद तुगलक द्वितीय ने करवाई थी। अगर बात करते हैं साथियों दीवान सियासत, तो दीवान सियासत की स्थापना किसने कराई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी। अगर बात करें दीवान मुस्तखराज की साथियों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना कराई थी। लेकिन इमलाक विभाग का आंसर क्या जाएगा, यानी कि इमलाक विभाग की स्थापना किसने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल कौन सी थी, यानी कि जिसने गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बना दिया, वो साथियों पहली भारत की चीनी मिल आपसे पूछी जा रही, उस चीनी मिल का नाम क्या था। तो पिपराइच उस चीनी मिल का नाम था, यानी कि पिपराइच मिल कहते थे साथियों इसे। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों में से किसे संसद के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो पांचवी अनुसूची के क्षेत्र या नागरिकता के अर्पण के प्रावधान को, छठवीं अनुसूची के क्षेत्र को, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को या तत्वों को साथियों, बताइए। तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संवैधानिक प्रावधानों में से किसे संसद के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है पांचवी अनुसूची के क्षेत्र को, नागरिकता के अर्पण के प्रावधान को, छठवीं अनुसूची के क्षेत्र को, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और यही पूछा था और यही आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सेब में क्या पाया जाता है, सेब में एंथोसाइनिन पाया जाता है, तो ये तो सही हो जाएगा। पपीते में क्या पाया जाता है, पपीते में कैरिका कैरिका जैंथिन पाया जाता है, और चुकंदर में बीटरनीन पाया जाता है। लेकिन टमाटर में साथियों कैरोटीन नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि टमाटर में लाइकेपिन पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है, लाइकेपिन पाया जाता है, कैरोटीन नहीं पाया जाता है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टमाटर में जो लाइकेपिन पाया जाता है इसकी वजह से टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति से संबंधित है, बेलन घाटी से संबंधित है, नर्मदा घाटी से, सोहन घाटी से, या गंगा घाटी से। तो साथियों किस कौन सी घाटी से संबंधित है ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सोहन घाटी आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो चापर चांपिंग पेपुल है ये किस संस्कृति से संबंधित है, यानी कि जो संस्कृति है किससे संबंधित है, तो सोहन घाटी से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है।
कौन एक कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? कांडला बंदरगाह ये एक कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, ये चेन्नई बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे साथियों, जो चेन्नई बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि जो टाइटैनिक दुर्घटना हुई थी इसके लिए उत्तरदायी समुद्री जलधारा कौन सी थी? लेब्राडोर धारा थी, फ्लोरिडा धारा थी, कजारी धारा थी या नॉर्वे धारा थी? तो क्या होगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको ध्यान देना है, याद रखना है कि जो लेब्राडोर धारा थी ये टाइटैनिक दुर्घटना के लिए साथियों उत्तरदायी समुद्री जलधारा थी। तो लेब्राडोर का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी या आपका एमहर्स्ट था या हॉर्डिंग था? बताइए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे साथियों, जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? एम्सहर्स्ट था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबे देखिए वृक्ष की बात चल रही है यहाँ पर, सबसे लंबा वृक्ष जो है वो आपसे पूछा जा रहा है भाई कौन सा है? तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले अगर यूकेलिप्टिस की जब बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है। क्या है? यूकेलिप्टिस जो है ये साथियों सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जब बात करते हैं विक्टोरिया रोजिया की तो ये क्या है? ये सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया रोजिया। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पर सिकोया की तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है साथियों? सिकोया ही सबसे लंबा वृक्ष है, इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए किस देश में जोंडा नाम का एक स्थानीय पवन बहती है? बताइए, जोंडा नाम की एक स्थानीय पवन कहाँ बहती है? जॉर्डन में, फ्रांस में, जर्मनी में या अर्जेंटीना में? बताइए क्या होगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर याद रखना है कि अर्जेंटीना में जोंडा नाम की एक स्थानीय पवन बहती है, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है। उसके बाद देखिए किसे ब्लाइंड कोल कहा जाता है? बिटुमिनस कोयले को, एंथ्रासाइट कोयले को, लिग्नाइट कोयले को या पोर्ट कोयले को? बताने की कोशिश करेंगे आप सब लोग, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए जितनी ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाएगी उतनी ज्यादा वो कोयला बढ़िया होगा, उतनी ज्यादा वो उच्च कोटि का होगा। अगर बात करें जब हम लोग एंथ्रासाइट कोयले में, तो इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है, ठीक है, इसलिए इसको सबसे अच्छा कोयला कहा जाता है। और एंथ्रासाइट कोयले को साथियों कॉफी कोल भी कहा जाता है, ब्लाइंड कोल भी कहा जाता है और क्रो कोल भी कहा जाता है। तो ये तीन नामों से जाना जाता है एंथ्रासाइट कोयला। तो मैंने आपको साथियों ब्लाइंड कोयल की बात करें तो ब्लाइंड कोयल किसे कहा जाता है? ब्लाइंड कोयल भी यहाँ पर एंथ्रासाइट कोयले को ही कहा जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। वहाँ न्यूनतम मूल्य जिस पर कृषि उत्पादों का आयात किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संदर्भ मूल्य कहेंगे, निगमन आवंटन मूल्य कहेंगे, वसूली खरीद मूल्य कहेंगे या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहेंगे? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि वह न्यूनतम मूल्य जिस पर कृषि उत्पादों का आयात किया जाता है उसे संदर्भ मूल्य कहते हैं। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपसे पूछा जा रहा है। दामोदर नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर, तीस्ता नदी के तट पर या महानंदा नदी के तट पर? यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अगर प्लासी की लड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ पर भागीरथी नदी के साथियों तट पर जो है वो ये युद्ध लड़ा गया था। और प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था? तो 25 जून 1757 को लड़ा गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।